हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे की तरफ हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना के बारे में, एक एक शब्दों के बारे में, उसका अर्थ जाना। आज जानेंगे कि प्रस्तावना के महत्व क्या है। क्या प्रस्तावना के महत्व भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में आज हम जानेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या। ठीक, अलग अलग जो संविधान वेत्ता है अलग अलग तरीके से अपना महत्व बताए हैं प्रस्तावना का। देखेंगे पहला के.एम. मुंशी के अनुसार, पहला है के.एम. मुंशी के अनुसार, के.एम. मुंशी के अनुसार, के.एम. मुंशी के अनुसार इन्होंने जो प्रस्तावना का महत्व क्या बताया है, देखिएगा। इन्होंने कहा प्रस्तावना भारत के राजनीति की प्रस्तावना भारत की राजनीति की जन्मपत्री है। क्या है? जन्मपत्री है। प्रस्तावना भारत के राजनीति की जन्मपत्री है। जन्मपत्री का मतलब यहाँ राजनीति को जन्म है, इसी से राजनीति की स्टार्टिंग होती है, ऐसा इन्होंने कहा था। कौन? के एम मुंशी ने। ठीक, इन्होंने बताया कि जो प्रस्तावना है भारत की राजनीति की क्या है? जन्मपत्री है। दूसरा देखेंगे इसमें आगे की तरफ, इसमें ननी पालकी वाला। ठीक, ये बड़े वकील थे संविधान में, संविधान के बड़े वकील थे। देखिएगा इनके अनुसार इन्होंने जो कहा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इन्होंने बताया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। ठीक, इसका अर्थ यह है कि संविधान में कौन कौन से आदर्श हैं, कौन कौन से उद्देश्य निहित हैं, उसका पूरा परिचय कराती है। कौन? प्रस्तावना। आगे की तरफ देखेंगे, अगले जो व्यक्ति आए थे न्यायमूर्ति जज थे गजेंद्र गणकर। इनके अनुसार यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है और इसे शासन करने की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती है। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के
मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है। ठीक। न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़गड़ ने बताया कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नहीं मिलती कि यानी शासन कैसा होगा, फिर भी प्रस्तावना जो है संविधान के निर्माता जो थे उनके मस्तिष्क को समझने की क्या है, एक कुंजी है। यानी उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग, उनकी सोच क्या थी उसको ये व्यक्त करता है। कौन? प्रस्तावना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की तरफ हम देखेंगे, आगे जो संविधान वेत्ता है उन्होंने क्या कहा। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, आगे की तरफ देखें। इसमें ठाकुरदास भार्गव के अनुसार क्या, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार देखेंगे इन्होंने क्या कहा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या कहा इन्होंने? प्रस्तावना संविधान की क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। यानी अगर संविधान शरीर है तो उसकी आत्मा कौन है? प्रस्तावना। और समझ सकते हैं बिना आत्मा का शरीर कैसा होगा। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। और याद रखिएगा इसमें जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। आगे की तरफ देखेंगे। प्रस्तावना में जो महत्व है भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। आगे देखेंगे। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है कि कैसा हमारा स्वराज्य होगा, कैसे हम स्वाधीन होंगे, इसके आंदोलन जो कैसे चले, इन सभी चीजों का क्या मिलता है? झलक मिलता है इसमें। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित जो विवाद आया। कुछ लोग प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। किस केस आई, उस केस में क्या हुआ? वाद आए, उसी केस को वाद बोला जाता है। ठीक, देखा जाएगा कि प्रस्तावना, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे। ठीक, प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे देखेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? क्वेश्चन होगा, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? संविधान का अंग है या नहीं? अंग है या नहीं? ठीक है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, प्रस्तावना में
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, संशोधन किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता है या नहीं। ठीक, देखेंगे इसमें हम। अब उत्तर देखेंगे। एक आया बेरुवादी विवाद। ठीक, बेरुवादी विवाद, बेरुवादी विवाद। ठीक, अब हम लोग 1960 में इसको आया था, इसको पढ़ेंगे आगे चल करके, जब आर्टिकल अनुच्छेद 3-4 पढ़ेंगे तो समय इसको देखेंगे, बेरुवादी विवाद। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है, नहीं है अंग। कहा गया कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। ठीक, संशोधन जब अंग नहीं है तो संशोधन भी नहीं होगा और अंग। ठीक ठीक, आगे की तरफ देखा जाएगा। दूसरा जो केस आया वो आया केशवानंद भारती केस। एक केरल राज्यवाद से आया था, केरल से संबंधित, और ये बेरुवादी जो एक गांव था पश्चिम बंगाल का, बंटवारे के समय का, उसका मामला था। आगे की तरफ देखेंगे केशवानंद भारती केस में क्या हुआ। इसमें कहा गया कि जो संविधान का ये अंग है, इसमें कहा गया अंग है, अंग है, और इसमें कहा गया मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है, मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ठीक, अभी क्या है आगे देख लिया जाएगा इसमें। केशवानंद कौन थे? एक महंत थे, केरल के कासरगोड में हिंदू मठ चला करता था, शंकराचार्य उसको प्रमुख बोला जाता था, उसी के ये महंत थे। इन्होंने लेकर आया था। आगे की तरफ इन्हें संविधान का रक्षक कहा जाता है। ठीक, ये कब आया था, समय थोड़ा सा इनका लिख लीजिएगा। ये आया था 1960 में, ये आए थे 1960, ये आया था 1973। सबसे बड़ी जजों की जो पीठ बैठी है, 13 जजों की पीठ, यानी एक साथ 13 जजों ने बैठ करके इस पे फैसला लिया है। 13 जजों की बेंच पीठ इस पे अब तक की सबसे बड़ी पीठ। ठीक, राम मंदिर में 5 और इसमें 13। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम। अगला जो आया मिनर्वा मिल्स केस। इसमें कहा गया कि संविधान का एस अंग है और संशोधन भी किया जा सकता है, एस। ठीक, आगे की तरफ ये आया था 1980 में। कब? 1980 में आया था। आगे की तरफ देखेंगे 1995 में आया था LIC केस, इससे संबंधित LIC केस। इसमें कहा गया कि यस, जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक, ये रहा। अब हम लोग थोड़ा सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको देखेंगे। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे केशवानंद भारती केस, जो अब तक की सबसे बड़ी पीठ रही है। ठीक, यानी इसमें सबसे बड़ी पीठ अब तक सुनवाई की हुई है। देखेंगे आगे इसमें हेडिंग डालेंगे केशवानंद भारतीय केस। ठीक, 1973। केशवानंद कौन थे? एक केरल राज्य के कासरगोड जो जिला है वहां पर एक हिंदू मठ हुआ करता था, उसी के शंकराचार्य थे, यानी प्रमुख थे। ठीक, एक हिंदू संत थे। देखेंगे इसमें इन्होंने लाया क्या था।
देखें केशवानंद भारती केस में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संशोधनीयता के संदर्भ में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संशोधनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित मत व्यक्त किया। क्या मत व्यक्त किया देखेंगे। नंबर 1 इसमें कहा, नंबर 1 प्रस्तावना, केशवानंद भारती केस में क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। दूसरा क्या, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। है। जो इन्होंने मूल ढांचा माना, ये जो मूल ढांचे के शब्द हैं, इसमें मूल ढांचा इन्होंने जैसे बंधुता है, ठीक, लोकतंत्र है, इस तरह से जो उसमें शब्द दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये सब मूल ढांचे घोषित किए गए हैं संविधान के, कि ये मूल ढांचे और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये किस केस में कहा गया, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संशोधनीयता यानी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, इस पे अपना निम्नलिखित मत व्यक्त किया। क्या कहा, पहला, प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है, हिस्सा है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है इन्होंने कहा, लेकिन कहा आगेली लाइन में कहा इन्होंने, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है। मूल ढांचे का शब्द क्या क्या है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। जैसे लोकतंत्र है, इसमें इसके बाद लोकतंत्र के बाद आता है बंधुता का है, भाईचारा, ये जो शब्द है मूल ढांचे के शब्द है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसी को कहा गया मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तक भारत के संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक, इसको देखेंगे। और याद रखिएगा, अब तक की जजों की जो सबसे बड़ी पीठ बैठी है वो केशवानंद भारती केस में ही अपना निर्णय दिया, ठीक। 13 जजों की बेंच पीठ ने इस पे अपना निर्णय दिया, ठीक। 6 विपक्ष में थे, 7 पक्ष में। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें अभी तक लिखेंगे आगे, अभी तक संविधान की प्रस्तावना में एक बार
संशोधन किया गया है, किया गया है। ठीक, एक बार संशोधन किया गया है। कौन संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आया 1976। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 42वां CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक, क्या जोड़ा गया इसमें? जोड़ा गया 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, यानी संसाधनों का क्या होगा? समान रूप से वितरण। फिर जो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, यानी भारत राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, इसके सभी धर्म होंगे। और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कहीं कहीं अपवाद में देता है एकता और अखंडता, यानी 4 शब्दों मानता है। ठीक, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसको नोट करिएगा, किसके? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए। अखंडता को ही अपवाद में लोग मानते हैं, अपवाद। ठीक, यहाँ अपवाद में लिख लेंगे अपवाद। इसमें 2 मानते हैं, एकता और अखंडता। नोट कर लीजिए। ये हम लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे को देखा। ठीक, आगे की तरफ हम प्रस्तावना खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। संविधान में जो पहले 8 अनुसूचियां थीं, फिर बढ़कर के 12 अनुसूचियां हुई, उनके बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होने पर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उमाकांत यादव सर JS क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।